नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल एक देखिए, जब YouTube पर किसी पत्रकार के कथन का विश्लेषण किया जाता है तो वो जो पत्रकार जो होता है, जो किस राजनीतिक दल के पक्ष में माहौल बनाता है, उस राजनीतिक दल की मानसिकता का एक नमूना, एक अंदाज मिलता है। इसीलिए भारतीय जनता दल कभी कभी इन पत्रकारों के वक्तव्यों का, कथन का विश्लेषण अपनी आदरणीय भारतीय भाई बहनों एवं आदरणीय भारतीय आवाम के समक्ष रखता रहता है। तो एक मनीष ठाकुर करके चैनल है और जिसमें एक पत्रकार आते रहते हैं, लखनऊ के सतीश चंद्र मिश्र। तो उसमें ये वर्णन कर रहे थे कि ये जो पत्रकारों का उसको बोलते हैं खैराती, माने जिनकी नौकरी छूट गई है, जो उन चैनलों से निकाल दिए गए हैं और अपना यूट्यूब खोल लिए हैं, उनको खैराती बोलते हैं। तो खैराती पत्रकार और कुछ इस टाइप के मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो है, एक हमारी भारतीय जनता को, हमारे भारत के लोगों को एक डराने का, उनको भयभीत करने का एक इस तरह से एक दुष्प्रचार भी करते रहते हैं। उन्होंने दिया उदाहरण कि जो यूक्रेन का युद्ध हुआ, रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, वहाँ पर जो है पत्रकारिता करने के लिए इस मीडिया ने कुछ पत्रकारों को भेजा और कुछ इनाम भी दिए, माने महंगी गाड़ियों का इनाम भी दिया। और जबकि वो युद्ध जो है रूस और यूक्रेन के बीच में था, लेकिन उस संबंध में भारतीय जनता दल ने बताया था कि ये मीडिया जो है, जो वो पश्चिमी जो मीडिया है, पश्चिमी मीडिया से मतलब कि भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का जो मीडिया है, उससे जो है ये उससे प्रभावित है या उससे इसकी साठगांठ है। तो हमेशा जो है ये पश्चिम के पक्ष में और यूक्रेन को सब जो सब वो बलि का बकरा बना रहे हैं, लड़वा रहे हैं, जबकि वो यूक्रेन जो तबाह हो रहा है, एक कब्रगाह के रूप में वो तब्दील हो गया है, उसी की वाहवाही जो है
जो है वो पश्चिम की मीडिया भी करते हैं, और उसी से मिलकर के उन्हीं से मिलकर के भारत के भी अधिकांश मीडिया करते रहते हैं। तो भारतीय जनता दल ने उनके इस चरित्र को बताया है। तो मनीष ठाकुर वाला जो चैनल है, जिसमें सतीश चंद्र मिश्र वहाँ के लखनऊ के थे, वो बता रहे थे कि जब कोरोना या कोविड-19 का कहर जो है हमारे देश में था, और उसके कारण कुछ उन्होंने बताया कि शायद अप्रैल या फरवरी 2021 तक जो है 13 महीनों में सिर्फ जो है वो 1.5 लाख मौतें हुई, और 70-71 दिन में ही जो है वो करीब 2 लाख या 2.5 लाख मौतें हो गई थी। वो सिर्फ जो है यहाँ के मीडिया के डराने के कारण। सतीश चंद्र मिश्र जो पत्रकार हैं लखनऊ के, उनका ये कहना था कि जितनी मौतें हुई हैं उस दौरान जो है वो उन्हीं की हुई थी जिनकी इम्यूनिटी माने रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है, उन्हीं की मौतें ज़्यादा हुई थी, और उन्हीं की ज़्यादा मौतें होती हैं। ये बात सही है। सतीश चंद्र मिश्र जी का ये कहना था कि डरने से, यानी एक साइकोलॉजिकल दबाव, साइकोलॉजिकल प्रेशर से जो इम्यूनिटी जो होती है या रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है। तो कोरोना में जितनी मौतें हुई उससे कई गुना अधिक जो है ये मीडिया के डराने के कारण हुई। ये मिश्र जी का कहना है, और मैं भी इससे सहमत हूँ। ये हमेशा जो है यानी विदेशी ताकतों के प्रभाव में हो सकता है कि इसमें विदेशी फंडिंग भी हो, तो ज़्यादा यानी मौत का आंकड़ा मतलब डेथ टॉल बढ़ा करके, ताकि यहाँ के लोग भी पैनिक हो जाए, और जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो एक अराजकता के माहौल में फंस जाए, बदनाम हो जाए, और भारत की जो भारत विरोधी जो ताकतें हैं उनको मोदी जी को उनके द्वारा मोदी जी को अपदस्थ करने का एक मौका भी मिल जाए। तो इसकी काफी संभावना हो सकती है। इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अब स्थिति यह है कि जिसने कोरोना फैलाया वो चीन जो है, आज खुद वो उसी के चपेट में है। चीन की जो सरकार है और सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, कोरोना कहर के आगे, कोरोना जो फैला हुआ उसके कहर के आगे, माने चीन की सरकार ने भी, चीन की सरकार की व्यवस्थाओं ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, हाथ खड़े कर दिए हैं, हैंड्सअप कर दिया है। अब उसको दिखा करके इसी तरह का मीडिया भारत के लोगों को डरवा रहा है, चीन के कोरोना को दिखा करके, और तभी से कर रहा है कि यहाँ पर कोरोना फैला, वो फैल रहा है। सतीश चंद्र मिश्र जी ये भी कह रहे थे कि भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री जो हैं मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने लोकसभा में लोकसभा को बताया कि जहां पर अच्छा, और चीन के बाद जो है वो अमेरिका में भी फैल रहा है, और भी देशों में फैला, अमेरिका है, साथ फ्रांस है, इत्यादि देशों में भी। तो उन्होंने कहा कि जहां विश्व में कोरोना के फैलने की जो खबर है वो 5 लाख के आसपास है, और भारत में उसकी संख्या मात्र जो है 133 है। तो तब भी ये सब डरवा रहे हैं।
और मोदी जी ने बात सही, मोदी जी ने काफ़ी वैक्सीन और इसी देश की बनी हुई वैक्सीन काफ़ी मुफ्त में लगवाई है, उसका भी असर है। बूस्टर डोज भी काफ़ी लोगों को लग गया है और बूस्टर डोज और लगाने की बात चल रही है। और कोरोना को बहुत अच्छी तरह से वो मैंने इसको डील भी किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल जो सतीश चंद्र मिश्र जी को या मनीष ठाकुर को करना चाहिए, उस पर इनकी चुप्पी रहती है। यही जो है ऐसे पत्रकारों का भारत विरोधी वो चरित्र है क्या, कि इस तरह के जो पत्रकार हैं, जो भारत विरोधी पत्रकार है, पत्रकार ही नहीं बल्कि और भी तबके हैं, बौद्धिक वर्ग भी है, मीडिया भी है, इतिहासकार भी हैं, और भी तत्व हैं, राजनीतिक दल भी हैं जो कि भारत विरोधी हैं। ये सब के सब जो है मोदी जी के शासन के द्वारा, मोदी जी के द्वारा इनका विनाश करने के बजाय इनको मोदी जी पाल रहे हैं। इसका जवाब मनीष ठाकुर और सतीश चंद्र मिश्र जी नहीं दे रहे थे, बल्कि इसी प्रश्न पर उनकी चुप्पी जो है बहुत कुछ कहती है। वो जितने तथ्य वो उन्होंने रखा सतीश चंद्र मिश्र और या मनीष ठाकुर जी ने, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो असली सवाल है कि इस तरह के भारत विरोधी जो तत्व हैं, चाहे मीडिया के रूप में हो, चाहे पत्रकार के रूप में हो, चाहे राजनीतिक दल के रूप में, जो बौद्धिक वर्ग के रूप में हो, चाहे इतिहासकार के रूप में हो, चाहे जो है वो एकेडमिया के रूप में हो, ये भारत में पूरी तरह सक्रिय हैं, उनका तांडव चल रहा है मोदी जी के शासन के तत्वाधान में, संरक्षण में। इस पर जो है मनीष ठाकुर जैसे, सतीश चंद्र मिश्र जैसे पत्रकारों की घिघी बंद रहती है। ये जो चरित्र है इस तरह का जो पत्रकारों का जो चरित्र है, वही भारत विरोधी वो चरित्र है। चूंकि इस तरह का जो दृष्टिकोण भारतीय आवाम ताकत दल रखता है, वह अपनी आवाम को, अपने देश को केंद्र में रख करके ये इस तरह की बात कह रहा है। तो मनीष ठाकुर जैसे, सतीश चंद्र मिश्र जैसे, और वही हाल जो है प्रदीप सिंह, हर्षवर्धन त्रिपाठी, डी.के. दुबे इत्यादि लोग ये सब वर्णन करेंगे राहुल गांधी का, ये सब वर्णन करेंगे सोनिया गांधी का और अभी लोगों का। लेकिन भारत की आवाम के हित के दृष्टिकोण से, इस भारत के हित के दृष्टिकोण से, खासकर उसके लिए जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहता है और राष्ट्रवाद का दंभ करता है, और उसके आधार पर ये चुनावी माहौल बनाता है, वोट बटोरता है, सत्ता पर आसीन होता है, सत्ता का भोग करता है राष्ट्रवाद के। वो उस राष्ट्रवाद का तकाजा है कि इन ताकतों को पालने के बजाय उनका भारत की पावन धरती से विनाश करना है, ये राष्ट्रवाद का तकाजा है। इस तरह के पत्रकारों की घिघी बंद रहती है। यही उनका एक भारत विरोधी, ऐसे पत्रकारों का भी, और जिस पार्टी जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए वो माहौल बनाते हैं, उसका भारत विरोधी चरित्र है। और ऐसे पत्रकारों का एक खतरनाक और चरित्र है, वो हिंदू मुस्लिम वाले गड्ढे से, जो एक मानसिक गड्ढा है, उससे ये सब जो है वो बाहर भी नहीं आते हैं। और तीसरा उनका जो खतरनाक जो चरित्र है ऐसे पत्रकारों का, कि भारतीय ताकत दल ने बताया होगा कि हमारे देश में जो है साझी संस्कृति, गंगा जमनी तहजीब, साझी सोच और साझी समझ, साझी विरासत और साझी इतिहास पर ही बल देना है। और इसको नष्ट करने वाली, जो अभी जो बताया गया उसको नष्ट करने वाली तमाम वही हिंदू मुस्लिम के गड्ढे में गिर करके ही जो है ये सब बात करते रहते हैं। चाहे वो मनीष ठाकुर हो,
चाहे वो सतीश चंद्र मिश्र हो, चाहे प्रदीप सिंह हो, चाहे हर्षवर्धन त्रिपाठी हो, चाहे वो डी के दुबे हो। ऐसे लोगों का जो गिरोह है, और खैर और इनके विपरीत जो जो और भी जो पत्रकारों का गिरोह है, भारतीय आवाम ताकत दल ने शायद कई बार भारतीय आवाम ताकत दल ने शायद कई बार बताया हुआ है कि इसमें के रवीश कुमार है और वो आशुतोष है, अजीत अंजुम है और अभिसार शर्मा है और एक कुछ नए किस्म के पुनः प्रसून वाजपेयी, दीपक शर्मा जैसे लोग सब सामने आ गए हैं। पुनः प्रसून वाजपेयी, दीपक शर्मा, मुकेश कुमार, राहुल कंवल, शेखर गुप्त, मानक गुप्त, संदीप चौधरी और बरखा दत्त, राजदीप सर देसाई और अमरीश कुमार, शीतल के सिंह, एन.के. सिंह, प्रभु चावला और राहुल श्रीवास्तव, अशोक वानखेड़े, आलोक जोशी, आरफा खानम और राणा अयूब, स्वरा भास्कर, उर्मिलेश, ओम थानवी और इस प्रकार के कई हैं। तो ये जो गिरोह है, इस देश की जो सबसे अभिशाप जो दल है, हर तरह से अभिशाप है, उसी के लिए चुनावी माहौल बनाते हैं कि कैसे सत्ता में वापस आए। और ये जेएनपीसी माने गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, या जिसको हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जो है भूल से या भ्रम से या गलती से या कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं, उसको एक माने मजबूत विपक्ष में कैसे हो, इसकी कामना बीजेपी वाले भी करते हैं। बीजेपी वालों का राष्ट्रवाद तो देखिए ना कि ये जो अभिशाप है इस देश की, उसको विरोध पक्ष में एक मजबूत विरोध पक्ष के रूप में बिठाना चाहते हैं ये नकली राष्ट्रवादी बीजेपी वाले। तो यही यानी काफी समस्याओं की जड़ है। दूसरा जो है, हमारे देश में जो छिटपुट जो घटनाएं होती हैं, अभी एक कोई लड़की है, शायद उसको टक्कर मार करके और उसको सब कई किलोमीटर तक घसीट करके और उसकी मृत्यु हुई। और फिर एक जो है वो श्रद्धा वाला केस है, आफ्ताब वाला, इसी तरह से जो छिटपुट घटनाएं और भी जो घटनाएं हैं, वह इस बात का प्रमाण है और द्योतक है कि हमारे देश में जो अपराधी हैं वो बेखौफ है और और हमारी जो आवाम जो है वो खौफ में है। यही जो है माने शासन का, प्रशासन का, पुलिस का सबसे बड़ी विफलता है। सिर्फ शासन का, प्रशासन का नहीं, न्यायपालिका का भी जो है सबसे बड़ा ये असफलता है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, वो बेखौफ है और हमारी आवाम जो है वो खौफ में रहती है। इसी के विपरीत भारतीय जनता दल ने कहा कि जब भी हमारे आवाम का आशीर्वाद स्वरूप यदि सत्ता का उपकरण भारतीय आवाम ताकत दल के हाथ में आता है, तो सर्वप्रथम ऐसे माहौल का निर्माण वो करेगा भारतीय आवाम ताकत दल, अपने परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब, जिनकी शैली थी, जिनका मॉडल था सख्ती, अनुशासन, निष्पक्षता, नियम पालन और कानून पालन। इसके द्वारा आप जो है
शासन प्रशासन का माहौल ऐसा ऐसा वो ऐसा वो भारतीय जनता दल बनाएगा जिसमें हमारी आवाम बेखौफ रहेगी और किसी ऐसे तत्व में जिसमें कि आपराधिक वृत्ति का थोड़ा भी अंश होगा, वो खौफ ज्यादा होगा। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो श्रद्धा वाला जो केस है जिसमें कि उस बच्ची के 35 टुकड़े किए गए, टुकड़े करके वो अलग उसको फ्रिज में रखा गया और अलग अलग जो है वो दिल्ली और गुड़गांव के जो साझा जो जंगलों में फेंका गया। इसी तरह जितनी भी घटनाएं या लव जिहाद की भी घटना या कोई भी घटना या सर तन से जूता वाली जो घटना राजस्थान की है, ये सारी घटनाएं बिल्कुल नहीं होंगी। और किसी जो है और अपराधियों के खिलाफ जो ये दम भरते हैं, योगी जी की बुलडोजर चलवाते हैं, दंगाइयों के खिलाफ भी उनका एक अभियान चलता है योगी जी का कि ये दंगा करेंगे और सरकारी संपत्ति का नुकसान होगा, वो सही है। इससे भी कई गुना दंड जो है बगैर न्यायालय की प्रतीक्षा किए जनता के हित में, देश के हित में उनको ऐसी सजा कि उनकी जो 7 पुश्तें जो है वो याद करेंगी अपराध करने के पहले। और हमारी आवाम जो है वो बेखौफ रहेगी, हमारी बच्चियां, हमारी बहुएं, हमारी माताएं बहनें जो है वो बिल्कुल बेखौफ अपना विचरण करेंगी, अपना काम करेंगी, अपना धंधा करेंगी, अपने कार्यों पर, अपने वो कार्यस्थल पर वो आ जा सकेंगी। तो इस तरह की शासन प्रशासन की पक्की योजना है, पक्का ब्लूप्रिंट है। और भी जो जनता की सेवा है और भी जितनी भी योजनाएं हैं उनका 100% लाभ और 100% उसकी सेवा का भी जो है पक्का एक योजना, पक्की उसकी योजना, पक्का उसका ब्लूप्रिंट। लेकिन ये सब बातें कहने की नहीं है और इसके लिए कोई बहुत मोटे घोषणा पत्र की भी जरूरत नहीं है, मोटे मैनिफेस्टो की भी आवश्यकता नहीं है, इसके लिए संकल्प पत्र की भी जरूरत नहीं, इसके लिए वचन पत्र की भी जरूरत नहीं, इसको कर दिखाने की आवश्यकता है, जो कि भारतीय आवाम ताकत दल ही कर सकता है। और लेकिन उसके पहले माहौल हमारा जो है वो भारतीयता का हो और भारतीय एकता का हो, भारतीय भाईचारा का हो और भारतीय सद्भाव का हो, जिसको कि तबाह करने के लिए ये जितनी भी वो राजनीतिक जितनी भी ये ताकतें जो भारतीय समाज विरोधी, भारत विरोधी ताकतें जो राजनीतिक दल बेस में वो सतत जो है सक्रिय हैं। तो जब तक ये रहेंगी तब तक ये माहौल को नष्ट करती रहेंगी। यही बात जो है बार बार भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय अवाम से को समझा रहा है और अपने इसी करतूत को ढकने के लिए ये जो उनका भारत विरोधी चरित्र है ढकने के लिए हमेशा जो है जो तथाकथित धर्म का एक बहाना लेते हैं। तो इसी संबंध में पहले भी बताया गया, लेकिन उसको जब भी मौका आएगा उसको बार बार बताने की आवश्यकता है कि धर्म के विषय में राष्ट्र है और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किसी भी धर्म की भूमिका क्या है, क्या होनी चाहिए, कहाँ तक होनी चाहिए, इस विषय में भारतीय जनता ताकत दल ने इसे दृष्टांत को कई बार बताया हुआ है और फिर वो बता रहा है। जापान का उदाहरण अक्सर लोग देते हैं कि देखिए भाई जापान जो है
आर्थिक रूप से कितना मजबूत है, व्यापारिक रूप से कितना मजबूत है, तकनीकी रूप से कितना मजबूत है। और उसी की भारत में जो पहली जो बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलाने की जो बात जो चलाने के लिए जो जिस योजना पर काम हो रहा है, उसमें जापान का ही हाथ है। उसमें जापान का आर्थिक सहयोग भी है और तकनीकी सहयोग भी है। और जब भी सड़क बनाना हुआ और भी क्षेत्रों में जापान की तकनीकी का हमारे देश के लोग ही वो मिसाल देते हैं। तो वो जापान जो है 1945 में जब उसके नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम से उसको तबाह किया था, तो 1945 में उस तबाही के राख से उठ खड़ा हुआ वह जापान, और आज इस विश्व स्तर पर इस मजबूत स्थिति में अब में आ खड़ा हुआ है। तो ऐसे नहीं आ खड़ा हुआ है, कुछ उसकी विशेषताएं हैं। खास करके यही जो हमारे देश में धर्म और राष्ट्र की परिकल्पना, राष्ट्र की अधिकल्पना, राष्ट्र के महत्व को पैरों तले कुचल करके वो धर्म का एक माहौल बनाए हुए हैं। और सिर्फ इसीलिए जो धर्म का जो माहौल बना, ये धर्म प्रधान देश है और धर्म के नाम पर क्या भारत विरोधी तांडव होता है, उसका नमूना आप लोग जो है टीवी चैनलों पर जो जिस तरह की परिचर्चा होती है उसको देख लीजिए। तो उस संबंध में भारतीय आवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये कहना चाहता है कि एक औसत जापानी से ये जब पूछा गया कि आपके सामने एक विकट स्थिति है, विकट प्रश्न ये है कि आपके सामने आपके पिताजी हैं, आपके पिताश्री हैं और आपका बौद्ध धर्म है। विकटता इस बात की है कि ऐसी विकटता इस बात की, यानी जो परिस्थिति जो बाध्य कर रही है कि एक की समाप्ति पर ही दूसरे को बचाया जा सकता है। विकटता इसी बात की है। तो आप क्या करेंगे? तो वो औसत जापानी जवाब देता है कि हम अपने पिता की समाप्ति पर, यानी अपने पिता को समाप्त करके अपने बौद्ध धर्म को बचाएंगे। फिर उस जापानी से इससे भी और अधिक विकट एक सवाल किया जाता है कि मान लीजिए आपके सामने आपका बौद्ध धर्म है और आपका राष्ट्र जापान है। तब उस स्थिति में और विकटता फिर उसी बात की है कि एक की समाप्ति पर ही दूसरे को बचाया जा सकता है। तो आप क्या करें? तो उसने जवाब दिया कि हम और भी कम समय लगाएंगे, तुरंत अपने बौद्ध धर्म को समाप्त कर देंगे और बौद्ध धर्म को समाप्त करके अपने राष्ट्र जापान को बचाएंगे। अब देखिए वो औसत जापानी क्या कह रहा है कि पिता से अधिक उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है? उसका राष्ट्र जापान। और वो ये भी कह रहा है कि यदि परिस्थिति ऐसी आई कि अपने बौद्ध धर्म को समाप्त करके ही जो है अपने राष्ट्र जापान को बचाना है, तो वो जरा भी देर नहीं करेगा। और ऐसे ही नागरिकों की सोच पर, उनकी मानसिकता पर एक एवरलास्टिंग इटर्नल, एक शाश्वत जो है राष्ट्र कायम रह सकता है, जहां के लोग कहें कि भाई हम अब कि यदि ऐसी परिस्थिति आती है तो अब तो हम अपने तथाकथित धर्म को भी, धर्म की समाप्ति की कीमत पर भी अपने राष्ट्र
भारतवर्ष को बचाएंगे। अब ये सवाल जो है, हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन है, हमारे जो आदरणीय अवाम है, और उस अवाम में जो ये पांथिक जो ठेकेदार हैं, उनसे विशेष रूप से है कि कितने ऐसे लोग हैं कि यदि परिस्थिति बाध्य करे तो क्या अपने हिंदू सनातन को भी नष्ट करके इस राष्ट्र भारतवर्ष को बचाएंगे? इस सवाल उनसे पूछना बहुत लाजमी है। और उसी प्रकार जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और खासकर उनके जो ठेकेदार हैं, उनसे पूछना ये बहुत जरूरी है कि मान लीजिए ऐसी परिस्थिति की बाध्यता आती है तो क्या अपने इस्लाम धर्म को नष्ट करके इस मुल्क भारतवर्ष को बचाएंगे? और उसी प्रकार जो है जो ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और उनके जो पांथिक जो ठेकेदारों से ये सवाल है कि मान लीजिए परिस्थिति की ऐसी बाध्यता आ जाए तो क्या अपने ईसाई पंथ को भी, ईसाई धर्म को भी नष्ट करके उसकी समाप्ति की कीमत पर अपने देश भारतवर्ष को बचाएंगे? और वही सवाल हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और उनके जो पांथिक जो धार्मिक ठेकेदारों से भी है कि क्या इस तरह का वक्त आ जाए, इस तरह की परिस्थिति आ जाए और वादिकारी परिस्थिति आ जाए, वक्त आ जाए तो क्या अपने धर्म, सिख धर्म की समाप्ति की कीमत पर भी इस देश, इस राष्ट्र भारतवर्ष को बचाएंगे? इस तरह का सवाल अब इस समय जो है पूछने की और उसका उत्तर पाने की सख्त आवश्यकता है। और तभी जाकर के हमारा मुल्क जो है वो बच पाएगा। और जब हमारे देश के लोग, हमारे भारतीय भाई बहन इस भावना से कि किसी भी कीमत पर हम अपने देश को बचाएंगे, देश की सर्वोच्चता जो है सबसे ऊपर है। ये ठेकेदार, पांथिक ठेकेदार, चाहे हिंदू सनातन के हों, चाहे इस्लाम पंथ के हों, चाहे ईसाई पंथ के हों, चाहे सिख पंथ के हों, चाहे अन्य पंथ के हों, ये कुतर्क भी दे सकते हैं कि ऐसा कोई कर सकता है। जी हाँ, लोगों ने किया है। हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया है। उन्होंने कभी भी हिंदू सनातन पंथ का नाम तक नहीं लिया है, हमेशा उन्होंने देश का नाम लिया है। भगत सिंह तो अपने पंथ को त्याग करके वो नास्तिक ही बन गए थे। और उसी प्रकार हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह और अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि सभी, और अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू, सबने राष्ट्र की सर्वोच्चता के आगे अब अपना सब कुछ, चाहे अपना पंथ हो, चाहे कोई है, उसकी कुर्बानी दी है। ऐसी बात नहीं है। तभी वो लोग अपनी कुर्बानी और शहादत के बूते इस मुल्क को आजाद करवाए हैं। और ये जो कांग्रेसी चमचे हैं वो तो अंग्रेजों की गोद में बैठ करके और अंग्रेजों से कोई हिंद केसरी, कोई राय बहादुर, कोई नाइटहुड की उपाधि समूह ने लिया है। हिंद केसरी मिली थी इसको, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को मिली थी हिंद केसरी। तो इस तरह की भावना हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहनों में आना आवश्यक है। भारतीय जनता दल तो इसकी बात कर रहा है,
लेकिन देश विरोधी जो ताकतें हैं, भारत विरोधी जो ताकतें हैं, आप तमिलनाडु में आप चले जाइए, डीएमके क्या सिखाती है कि सर्वोच्चता किसकी है? तमिल की है। सर्वोच्चता तमिल भाषा की है। भारतीयता को हमेशा जो है वो डीएमके हमेशा वो कुचलती रहती है। तो तमिलनाडु जैसे प्रांत में और खास करके कर्नाटक जैसे प्रांत में, आंध्र प्रदेश जैसे प्रांत में, जहाँ की भाषाई कट्टरता, प्रांतिक कट्टरता जो है, जो वाइटल्स हैं इस देश के, जो मर्म है, जो मार्मिक चीजें, भारतीयता जो है, और भारतीयता आधारित भाईचारा, भारतीयता आधारित जो है वो सद्भाव, भारतीयता आधारित भाईचारा मीन्स फ्रेटर्निटी और सद्भाव, गुडविल, भारतीयता बेस्ड गुडविल और भारतीयता बेस्ड जो है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी और इमोशनल इंटेग्रिटी, इमोशनल यूनिटी, सिर्फ भारतीयता आधारित। तो ऐसी जो शक्तियां हैं डीएमके टाइप की, डीएमके है और एमडीएमके, और उसका एक वाइको करके है, वो तो सरेआम जो है मैंने कि मिसा जो है प्रांतिक कट्टरता और भाषाई कट्टरता का जहर वो बोलता ही रहता है। तो ऐसी लोगों की प्रवृत्तियों को भी नष्ट करना होगा। और खास करके हमारे जो दक्षिण में रहने वाले भारतीय भाई बहन है, तमिलनाडु में रहने वाले भारतीय भाई बहन है, उनमें हर हालत में भारतीयता का भाव लाना ही पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि चाहे जैसे कि हमारी जो तमिल भाषा है, हमारी जो कन्नड़ भाषा है, हमारी जो मलयालम भाषा है, हमारी जो तेलुगु भाषा है, ये हमारे देश की एक आदरणीय भारतीय भाषा है और ये सम्मान हमारे भारतीय संविधान ने दिया हुआ है। और वही सम्मान भारतीय वाम ताकत दल इन सभी आदरणीय भाषाओं को भारतीय भाषा के रूप में वो सम्मान दिया हुआ है। और जहां तक कि तमिल होने का, कन्नड़ होने का और मलयाली और तेलुगु होने का है, ये हमारी भारतीयता के ही अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग जो है भौगोलिक और सामाजिक वो परिस्थितियों में। तो मौलिकता और महत्व जो है वो भारतीयता का है। और तो मौलिकता और उस मौलिकता के अनुसार उसका महत्व भारतीयता का समझते हुए और ये भी समझते हुए कि तमिल होना जो है वो भारतीयता का ही एक रूप है, तो तमिल को भी वही सम्मान, वो तमिल को भी वही सम्मान दिया जाना चाहिए। लेकिन किस रूप में? कि वो भारतीयता का ही एक स्वरूप है। इस रूप में उसको भी सम्मान दिया जाना चाहिए। भारतीयता की मौलिकता को आत्मसात करते हुए यही चीज जो है, चाहे वो जो बंगाल में रहने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं, तो समझे भाई, मौलिकता और प्रधानता माने प्राइमेसी, वो भारतीयता की है। और बंगाल हो चाहे वो जो बांग्ला भाषा हो, बांग्ला भाषा हमारी एक आदरणीय भारतीय भाषा है और बंगाली होना जो है वो भारतीयता का एक स्वरूप है, उसका एक प्रकटीकरण है, उसका मैनिफेस्टेशन है। इसलिए मौलिकता और महत्व भारतीयता का है और बंगाली होना भी इसलिए आदरणीय और महत्वपूर्ण है कि वो भारतीयता का ही एक स्वरूप है, उसका एक मैनिफेस्टेशन है। तो इसलिए पूरे देश में जो है मैंने भारतीयता के महत्व को, उसके स्वरूप को, उसकी मौलिकता को और उसकी प्रधानता को और उसकी प्राइमेसी को समझाने की
और उसके जितने भी अलग अलग भौगोलिक सामाजिक परिस्थितियों में जो उनके स्वरूप हैं, उनके महत्व को बताने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार जो है भारतीयता के महत्व को, जिस भारतीयता को ये देश विरोधी ताकतें जो राजनीतिक दलों के बेस में इन्होंने जो नष्ट किया हुआ है, उसका स्थापित करने की आवश्यकता है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारे आदरणीय भारतीय अवाम जरा गौर से देखें, जहां इन विषयों पर लोगों को गंभीर होना चाहिए, मीडिया के द्वारा जो है वो चर्चा, मीडिया के द्वारा चर्चा कराई जानी चाहिए। पत्रकारों को इस पर जो है विचार करना चाहिए। इन पर विचार न करके ये जितने भी पत्रकार मीडिया हैं, वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को कैसे उनको सत्ता मिले, कैसे उस सत्ता को प्राप्ति हो, सभी पत्रकार, सभी मीडिया से सिर्फ इसी की वो चर्चा करते हैं। तो इसी से अंदाज हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों और आदरणीय भारतीय आवाम को कर लेना चाहिए कि ये मीडिया जो अपने को चौथा स्तंभ होने का दावा करता है, या लोकतंत्र का बोलता है कि हम चौथा खंभा हैं, चौथा स्तंभ है, वो उसका चरित्र जो है, उसका चरित्र, उसकी करतूत जो है कितनी भारत विरोधी है, कितनी देश विरोधी है, और देश के कितने बड़े गद्दार हैं। लेकिन जितनी भी बात की जाए, और इन समूह का चरित्र जो है वो वास्तविक, जो भारतीय जनता दल बताए वो वास्तविक चरित्र है, और उनसे कितना खतरा है। लेकिन भुगतने वाले हम आप हैं ना, भुगतने वाला जो है यह देश है। इसलिए जिम्मेदारी जो हमारी आपकी है, हमारे और हमारे भारतीय अवाम की है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की है। तो समस्या जो है यहीं से इमेनेट होती है, यहीं से जो है वो ओरिजिनेट होती है, और यहीं से शुरू होती है। तो इसीलिए भारतीय ताकत दल जो है इसका इलाज जो है अपनी आवाम से ही वो शुरू करता है, और सभी से निवेदन करता है कि आप जो है अपने वास्तविक वजूद पे पहले आइए। वास्तविक जो आपकी जो पहचान है उस पर आइए, और उसी का एहसास करें कि हम सिर्फ भारतीय हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि जब हम भारत के बाहर जाते हैं तब जाकर इंडियन बोलते हैं, अब भारत में आते ही हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, तमिल है, पंजाबी हैं और मराठी हैं शुरू कर देते हैं। ये गलत है। भारतीयता की आवश्यकता इस देश में इसमें सबसे अधिक है, और इसी के अभाव में ये जो ताकतें हैं, भारत विरोधी और भारतीय समाज विरोधी, भारतीय समाज को विखंडित करने वाली ताकतें। और अब देखते होंगे कि जब भी चुनाव का माहौल आता है, और इलेक्शन तो एक ऐसा जो है वो एक ठप्पा है ना, प्रमाणित करने वाला, भाई जो मैं कह रहा हूं, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, जो मोदी महोदय कह रहे हैं, तो उनकी बातों को आवाम जो कि इस देश में सार्वभौमिक है, सॉवरेन है, सॉवरेन पावर है, वो इसको ये प्रमाणित करती है कि नहीं करती है। इसलिए जो इलेक्शन या ईवीएम मशीन जो है वो जो है अति महत्वपूर्ण है। तो जब उसका वक्त आता है तो हमारी आवाम जो है, हमारी आवाम की जो विवेकशीलता है, वो इसी जातिवाद जो जहर है इस देश का, जो संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता जो जहर है इस देश का, और भाषावाद या प्रांतवाद या क्षेत्रवाद समूहवाद जो जहर है इसका, उसी में फंस करके अपनी वो विवेकशीलता खोते हुए इन्हीं
इन्हीं भारतीय समाज विरोधी, भारत विरोधी ताकतें और जो इन्हीं भारतीय समाज को विखंडित करने वाली ताकतों को ही जो है इन्हीं को समर्थन करती है। ये देश का सबसे बड़ा अभिशाप है। और वैसे भी इसको समझाने के लिए, इसको और स्पष्ट करने के लिए भारतीय जनता दल ने यह भी बताया है कि किसी विद्वान ने कहा है कि पीपुल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। लोगों को सरकार या हुकूमत वैसी ही मिलती है जिसके वो पात्र होते हैं। तो सारा खोट जो है हमारी आपकी पात्रता में है। दोष उतना राजनीतिक दलों में या राजनेताओं में नहीं है, हमारी आपकी पात्रता में है। और वो पात्रता जो है नष्ट हो रही है जातिवाद के कारण। हमारे आपकी पात्रता नष्ट हो रही है जातिवाद के कारण। हमारी आपकी पात्रता बर्बाद हो रही है सांप्रदायिकता जो है, मैंने जातिवाद को जो हम नहीं छोड़ रहे हैं। जातिवाद के जहर में हम अपना व्यक्तिगत जो स्वार्थ साधते हैं, तो इससे हमारी जो है पात्रता जो है नष्ट हो रही है। जिस पात्रता के आधार पर हम किस तरह की सरकार को चुने जो कि हमारे हित को देखे, देश के हित को देखे, सबको एक साथ वो रहने की, एक साथ, और वो भी सम्मान के साथ, भारतीय नागरिक के सम्मान के साथ जो है वो रहने का वातावरण बनाए। तो वो पात्रता जो है वो नष्ट हो रही है जातिवाद को न छोड़ने के कारण, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता न छोड़ने के कारण, भाषावाद और प्रांतवाद जैसे जहर को न छोड़ने के कारण। और इसको छोड़ना ही पड़ेगा यदि भारतीय समाज को कायम रहना है, तो इसको मजबूत रखना है। तो हर हालत में जातिवाद, और वैसे भी जातिवाद एक, देखिए ये जो जाति व्यवस्था जो जमाने से पहले ये जो है यानी वर्ण व्यवस्था थी, और वही कन्वर्ट हो गई, वो बदल गई वो जातिवाद में। तो इसी जातिवाद ने हमारे हिंदू समाज को, हिंदू सनातन समाज को तबाह किया हुआ है। मैंने इसी बात पर स्वामी विवेकानंद ने जो हमेशा जातिवाद को जो कि जातिवाद जो है हमेशा वो हिंदू समाज का विशाप रहा। अब ये जातिवाद तो अन्य पंथों में भी यह रोग पकड़ रहा है, लेकिन विशेष करके हमारे हिंदू सनातन समाज में जो जातिवाद रहा है, वो हिंदू सनातन जो इतना आदर्शमय और पुरातन और जो है अपना ये दर्शन और आस्था रही है और पंथ रहा है, उसको तबाह करने वाला यही जातिवाद ही है। और उसमें जो स्वार्थी तत्व और खास करके जो सामंतशाही और संभ्रांतवादी तत्व ने जो कब्जा करके जो है जातिवाद को उचित ठहराया और जातिवाद के सारे अपने जो है वो सामंतशाही व्यवस्था को चलाया। और हमारे एक तबके के साथ उसको शूद्र बोल करके हजार साल तक उसके साथ अन्याय किया, उसका शोषण किया, उसको घाव दिया, चोट दिया। इसको भी वो जो है जो सामंतशाही सोच वाले हैं और संभ्रांतवादी सोच वाले हैं, अपनी इस गलती को कबूलते भी नहीं है। सुधांशु जो त्रिवेदी है, जो ऐसे ही तबकों का जो प्रतिनिधित्व करता है, उसे पूछिए ना, कभी भी नहीं कबूलता है कि इस जातिवाद ने हिंदू सनातन समाज को तबाह किया हुआ है। और उसका सबसे बड़ा कलंक ये रहा है हमारा
जो है वो सूत्र बोल करके उनके साथ नाइंसाफी, यानी उनको उनका शोषण, उनको घाव देना, चोट देना, इसको सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग कभी भी नहीं वो कबूलते हैं। हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक अवध ओझा करके हैं जो कि आईएएस की कोचिंग करवाते हैं, मैंने उनकी भी बात सुनी है। वो बड़ी बेबाकी से उन्होंने बताया कि भाई ये जो ब्राह्मणिज्म है, जो जातिवाद है, ये बहुत बड़ा रोग रहा है भारतीय समाज का बहुत बड़ा रोग रहा, बहुत बड़ी समस्या रही है। लेकिन ये सामंतशाही जो तत्व रहे हैं, हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोग अपने जो है क्या करने की, अपनी विद्वता का या इंटेलेक्चुअल वैनिटी का या अपने बौद्धिक अहंकार का प्रदर्शन करते हुए हमेशा इस जो ये रोग है, जो समस्या है जातिवाद या जाति व्यवस्था को, हमेशा उसको ढका है, उचित या उसको उचित ठहराया है। तो हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम को चाहिए कि सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग जो कि बड़ी सफाई से इस देश में नफरत फैलाते हैं, उनकी बातों से सावधान रहें। और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इसको गौर करें कि जहां एक ओर ये जितनी भी भारतीय समाज की विघटनकारी ताकतें हैं, जो कि राजनीतिक दलों के बेश में हैं, हमारे भारतीय भाई बहनों को विघटित करके उनको कमजोर से कमजोर बना करके जो है उनसे वोट छीनने की जो साजिश करते हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता का दल उनको एक करके और उनको ताकतवर बनाने की मुहिम चला रहा है। और हमारे हमारे जो आदरणीय भारतीय अवाम है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, वो ताकतवर कब होंगे? जबकि वो एक होंगे। और उनकी एकता का जो आधार होगा, जो प्लेटफॉर्म होगा, जो मंच होगा, वो सिर्फ जो है वो भारतीयता होगा। इसके अलावा कोई और हो नहीं सकता है। तो इसलिए इस फर्क को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इसको समझें कि भारतीय ताकत दल और इसी अनुसार उसने अपने संगठन का नाम भी रखा हुआ है कि भारत के अवाम की ताकत, भारत के अवाम को ताकतवर बनाना है। और भारत का अवाम जो है ताकतवर जो है तभी हो सकती है जबकि वो एक हो। और एक होने का जो मंच है, जो प्लेटफॉर्म है, जो आधार है, वो सिर्फ भारतीयता ही है। तो हमारे देश में जो है भारतीय जनता दल अभी फिलहाल जो है वो अभी फिलहाल जो है भारतीय एकता के लिए जो है वो काफी जो है वो बल दे रहा है, जोर दे रहा है। और अभी सीमित साधन मतलब सोशल मीडिया का, जो यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से कोशिश कर रहा है। और इसीलिए तो कहता रहता है कि इसीलिए बराबर कहता रहता है और अभी भी कह रहा है भारतीय जनता दल कि इन वीडियोस को बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, शेयर करिए, आगे बढ़ाइए, जन जन तक ये पहुंचे। जो है इसको या इसकी जिम्मेदारी निभाइए। देश के लिए खास करके ये इस समय के दौर में बहुत आवश्यक है। तो
कुछ लोगों का विचार है कि साहब आपका वीडियो बड़ा लंबा होता है, 1 घंटे का होता है। अरे काफ़ी वीडियो आप देखते होंगे, वो भी 1-1 घंटे के होते हैं, 5-5 घंटे के होते हैं। लेकिन जरा 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 इस आवश्यकता को जरा समझिए कि हमको उपदेश नहीं देना। यदि उपदेश ही देना रहता है कि भाई सब लोग भारतीय बनिए, बस 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 एक शब्द का एक वाक्य की बात है, तो इससे काम चलता। सारी परिस्थितियों को समझाना पड़ता है, सारी गुत्थियों को सारी गुत्थियों को सुलझाना पड़ता है। कितनी गांठें पड़ गई हैं हमारे देश में, उन गांठों को भी खोलना पड़ता है। और खोलने के लिए तमाम तथ्य, तमाम जानकारी, तमाम बातें जो है वो रखनी पड़ती हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो इसमें रुचि रखिए ना, भारत के प्रति मोहब्बत रखिए, अपनी आवाम के प्रति मोहब्बत रखिए, उसकी एकता के प्रति मोहब्बत रखिए। अपने आप जो है आपको जो 1 घंटे का जो ये वीडियो है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया, बशर्ते आपकी रुचि हो तब। और ये रुचि जो है लानी पड़ेगी, यानी मुल्क से मोहब्बत करनी पड़ेगी, अपनी आवाम से मोहब्बत करनी पड़ेगी। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब मुल्क से मोहब्बत और आवाम से मोहब्बत की बात कही जा रही है, तो बगैर भेद विभेद के, सिर्फ इसी भावना से कि ये सभी जो है हमारे 135 करोड़ लोग अपने ही भारतीय भाई बहन हैं, फिर इसमें कोई भी विभेदकारी विचार भावना नहीं आनी है कि वो किस पंथ का है और किस जाति का है, किस भाषा का है, किस प्रांत का है। ये सब जो है हमारे संवैधानिक परिवेश में, हमारे भारतीय परिवेश में कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। और कृत्रिम आर्टिफिशियल नहीं बल्कि वो विभेदकारी है। और आजकल के दौर में वो जहर बन चुका है। तो हर हालत में वो त्याज्य है। तो अपनी पूरी आवाम से मोहब्बत की बात होनी चाहिए। और उस मोहब्बत का आधार है साझी सोच, साझी संस्कृति, साझी समझ, आपसी विश्वास, गंगा जमुनी तहजीब, कंपोजिट कल्चर, कंपोजिट हेरिटेज, कंपोजिट हिस्ट्री, कंपोजिट अंडरस्टैंडिंग, कंपोजिट थिंकिंग, इसका आधार बनाइए। और इसके विपरीत जितनी ये ताकतें जो नफरत फैला रही हैं, जो कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिम्हानंद सरस्वती, तौकीर रजा, शफीकुर रहमान वर्क, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और वामन मेश्रम, चंद्रशेखर रावण, राजरत्न अंबेडकर, प्रकाश अंबेडकर, और ये मुलम्मेदार शब्दों में बोलने वाले, अपने बौद्धिक अहंकार का प्रदर्शन करने वाले, अपने इंटेलेक्चुअल वैनिटी को दिखाने वाले सुधांशु त्रिवेदी महोदय भी बड़ी सफाई से इस देश में नफरत फैला रहे हैं। बराबर जो है जहां इस देश को मजबूत करने की आवश्यकता है, बराबर जो है वो हिंदू सनातन की बातों को लेकर के जो है कि हिंदू सनातन बाकी पंथों से श्रेष्ठ है। जबकि बराबर हमारे स्वामी विवेकानंद ने बराबर कहा है कि हिंदू सनातन जो आस्था जो इतनी महान है और इसके आदर्श इतने बड़े हैं, इसकी महानता इसी में है कि वो दूसरे पंथों का आदर करे। और उनकी सीख में दूसरे पंथों को भी यही करना पड़ेगा कि वो जैसे इस्लाम पंथ है, इस्लाम पंथ की भी महानता है कि वो हिंदू सनातन हो, चाहे ईसाई पंथ हो, चाहे सिख पंथ हो, उसका आदर करे। और मैं समझता हूं कि इस भावना से सभी लोग जो है वो सहमत होंगे। सभी लोग मतलब कि काफी लोग सहमत होंगे।
कुछ कट्टरवादी तत्व जो है, जैसे कि ये वो सुधांशु त्रिवेदी महोदय जो है, इनकी सोच तो है वो कट्टरवादी वाली, सामंतशाही वाली, लेकिन अपने अपने बौद्धिक अहंकार के द्वारा जो है और इंटेलेक्चुअल वैनिटी के द्वारा उसको हमेशा वो ढकने की कोशिश करते हैं। तो कदाब जो है, जैसे कि वो जाकिर मूसा नाइक जो इस्लाम पंथ का बड़ा वो अपने को पुरोधा कहता है, वही सिखाता है कि इस्लाम पंथ जो है दुनिया में सबसे महान है और बाकी लोग काफिर हैं। ऐसे तत्वों की जाकिर मूसा नाइक की तरह के तत्वों की प्रवृत्तियों को भी कुचलना होगा, खास करके जो किसी भी तरीके से अपने पंथ की जो है वो श्रेष्ठता वो बता करके दूसरों को काफिर बोल करके जो भी है, इस तरह की सारे तत्वों की प्रवृत्तियों को भी कुचलने की आवश्यकता है। और अभी मैंने जो नाम गिनाया है, जो कि नफरत फैला रहे हैं, उनकी भी प्रवृत्तियों को, उनके भी कारगुजारियों को, उनके भी कारनामे को कुचलने की आवश्यकता है। और उसी के लिए तो बताया गया था और निवेदन किया गया था कि इनकी सभाओं को आप शून्य करिए, इनकी सभाओं में मत जाइए, इनके मजमे में बिल्कुल मत जाइए, इनको काले झंडे दिखाइए। और इसमें थोड़ा आंशिक रूप से हुआ है, लेकिन बड़े पैमाने पर पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का, पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी का, पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों का, जो कि इस देश में नफरत फैला रहे हैं। तो नफरत फैलाने वाले इस देश के शत्रु हैं। तो ये समझ जो है वो विकसित होने की आवश्यकता है। देश में भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित भाईचारा और भारतीयता आधारित जो है सद्भाव इत्यादि को स्थापित जो है हर हालत में करना है। तो इन्हीं आवश्यक